जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आजकल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं ना। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति का कैसे यूज होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को देखे थे। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे, उन एग्जाम्पल को देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बुक की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। उस दिन हो गया था आपका, चौथे एग्जाम्पल तक हो गया था। आज एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? पांचवा एग्जाम्पल है आपका, लिखा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश शून्य कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और डीबी की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। एक मीनार है, देखिए क्या है, एक मीनार है, ऐसे एक मीनार है, ये मीनार है, मीनार। इसमें ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे सन जल रहा है, सूर्य जल रहा है। सूर्य का उन्नयन कोण पहले क्या होता है, 60 अंश का होता है। तो छाया की लंबाई कितनी होती है? मान लो मीनार जो आपका है, मीनार जो है AB है, मीनार जो आपका है AB है, मीनार AB है और छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी होती है। मीनार की छाया पहले क्या थी? मान लीजिए आपका C है, C पॉइंट है। मीनार की लंबाई पहले क्या थी? BC थी और ये उन्नतांश यानी उन्नयन कोण कितना था? 60 अंश था। इसमें ये कहा जा रहा है जब उन्नतांश, सूर्य क्या होता है, थोड़ा सा पीछे होता है, तो उन्नतांश आपका क्या होता है, थोड़ा सा नीचे जब सूर्य हो जाता है, उन्नतांश आपका क्या होता है, घट जाता है। नहीं तो उन्नतांश आपका कितना हो जाता है? उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। जब 30 अंश हो जाएगा तो ये जो हो जाएगी छाया की लंबाई, देखिए छाया की लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। छाया की लंबाई बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? 40 मीटर। 40 मीटर क्या होती है? बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? फिगर देखो, फिगर समझ में आना चाहिए। ये मीनार है, इधर सूर्य जल रहा है या फिर कोई बल्ब जल रहा है। बल्ब से क्या होता है, इसका जो पहले उन्नयन कोण होता है 60 अंश होता है। मीनार की लंबाई कितनी होती है? x होती है। पहले मीनार की लंबाई x होती है। जब क्या होता है, उन्नयन कोण ये 30 अंश होता है, छोटा हो जाता है उन्नयन कोण, तो छाया की लंबाई कितनी बढ़ जाती है? 40 मीटर। 40 मीटर बढ़ जाती है। ये आपका फिगर है, 40 मीटर बढ़ जाती है। तो ये कहा गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना आपको। ये मीनार की ऊंचाई h आपको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है। माना पहली अवस्था में छाया, ये क्या है आपका? छाया है। छाया की लंबाई कितनी है? छाया की लंबाई कितनी है? x है। पहली अवस्था में छाया की लंबाई इतनी थी जब उन्नयन कोण कितना था? 60 अंश था। दूसरी अवस्था में जब उन्नयन कोण 30 अंश का हो गया, छाया की लंबाई क्या हो गई? बढ़ गई। छाया की लंबाई x है तथा मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई h है। ये चीज हम लोग लिख देंगे। जैसा कि पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं कि फिगर के बारे में 2-4 लाइन लिखेंगे। ऊंचाई h है, फिगर के बारे में भी 2-4 लाइन हम लोग लिखेंगे। अब क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें
ट्रायंगल हम लोग चूज करते हैं। कौन सा ट्रायंगल को एच का वैल्यू निकालना है तो दो चर राशियां इसमें हैं, एक एक्स है एक एक्स है। जब दो चर राशियां हैं तो हमको दो इक्वेशन बनाने होंगे ना, दो चर राशियां हैं तो दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज में देखो क्या हो जाएगा, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इसमें लंब आए और आधार आए तो tan क्या, tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी h अपान कितना हो जाएगा x, h अपान x। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है तो h अपान हो जाएगा x। h की वैल्यू निकालो therefore, या पहले x की वैल्यू आप फाइंड करो तो h अपने आप निकलेगा, x यहाँ आएगा √3 वहां चला जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा h अपान √3। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। अब ट्रायंगल ABD में, अब उसके बाद क्या करते हैं, ट्रायंगल ABD में, बड़े बड़े ट्रायंगल में देखते हैं ABD में, इसमें क्या हो जाएगा, हमको देखो एक इक्वेशन यहां मिल गया, एक इक्वेशन और बनाना है तो दूसरे ट्रायंगल को लेके बनाते हैं हम लोग। तो ये tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू कितना होगा, h अपान, आपके बाद ये BD आपका होगा, BD आधार तो x प्लस 40, तो x प्लस हो जाएगा 40 आपका हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू रखते हैं, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 अपान √3, tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपान √3 इक्वल्स हो जाएगा h अपान x प्लस कितना 40, x प्लस 40 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तिरिया गुणा तो x प्लस 40 इक्वल टू हो जाएगा h√3, h√3 होगा। Therefore, अब x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से लाके रख देते हैं, ये इक्वेशन 2 हुआ आपका। तो x की वैल्यू हम लोग क्या करके ला करके यहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन 2 है ये, x का वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान हम लोग रखते हैं। जब x का मान यहाँ पे लाके रखेंगे कितना हो जाएगा h अपान √3, देखो x का वैल्यू कितना था h अपान √3, तो जब रखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल इतना रख के यहाँ पे रखे ना, प्लस कितना होगा 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा h√3। बस समझ आ रहा है ना। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर लेके जाओ, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये उधर जाने का मतलब क्या होगा, पहले यहाँ पे क्या था h√3 था, लेके क्या आए h अपान √3 लेके आए हम लोग, इसको उधर ले गए और यहाँ बचा कितना रह गया 40, ठीक। √3 का जो मल्टीप्लाई करोगे गुणा करोगे कितना आएगा, इसके 1 मानेंगे, एलसीएम कितना होगा √3, 1 का भाग इसमें देंगे, इसका गुणा ऊपर कर देंगे, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3h माइनस √3 कट जाएगा, बचेगा h इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। अब देखो इसको उधर लेके चले जाओ, 3h में से 2h जाए कितना बचेगा 2h इक्वल टू हो जाएगा 40√3। Therefore x इक्वल टू हो जाएगा 40√3 अपान कितना हो जाएगा 2, कट करेंगे तो 20 आएगा, ये जाएगा 20√3, ये h की वैल्यू है, इतना मीटर आपका निकला। यानी कि जो आपका मीनार की ऊंचाई निकला वो निकल गया 20√3, √3 का वैल्यू हमको नहीं रखना है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बन जाता है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब पढ़ते हैं क्या एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 6 ना। एग्जाम्पल 6 क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, एक बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल भवन माने क्या होता है जिसमें कई मंजिला बना हो ना। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, उसके ऊपर से जब देखा जाता है
शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक बहुमंजिली भवन, बहुत ऊंचा भवन है, वहां से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, माने छोटा भवन है एक ठो, शिखर और तल के अवनमन कोण, ऊपर से देखा जा रहा है ना, जब ऊपर से देखा जा रहा है कौन सा कोण बनेगा? अवनमन, अवनमन कोण। देखो फिगर समझना हमको, एक बहुमंजिली मकान है यहाँ पे ना, ए बी क्या है? बहुमंजिला मकान है, ए बी बहुमंजिला मकान है, ये ए बी है, ये मकान है, ये मकान है ये। जब बहुमंजिली मकान से देखा जाता है 8 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन और है, एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये है, ये भवन है, भवन क्या मीटर ऊंचा है? 8 मीटर ना, 8 मीटर ऊंचा भवन कौन है? सी और डी। सी डी क्या है? 8 मीटर ऊंचा भवन है। देखने पर शिखर और तल के अवनमन कोण, देखिए ऊपर से जब वहां बड़ी वाली इमारत से देखा जाता है, बड़ी वाली इमारत का शीर्ष क्या है? ए। जब ए से देखा जाता है, इसके शिखर को पहले देखा जाता है, जब शिखर को देखा गया, शिखर माने ये हो गया, इसको देखा गया, और उसके बाद क्या होता है? इसके आधार को देखा जाता है। देखिए लिखा है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर, ये शिखर हो जाएगा, ये क्या होगा? तल का अवनमन कोण, अवनमन कोण जो बनता है आपका, ये क्षैतिज रेखा से जो कोण बनेगा, ये जो क्षैतिज रेखा होगा, आपकी आंख यहाँ पे है ना, आंख यहाँ पे है, जब यहां से देखा जाता है दृष्टि रेखा जो ये बनेगी, एक दृष्टि रेखा ये बनेगी, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएंगे वही अवनमन कोण होगा। तो पहली अवस्था में शिखर का अवनमन कोण कितना बनता है? ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर ऊपर है ना, शिखर का अवनमन कोण छोटा होगा, कितना है? 30 अंश है, और तल का अवनमन कोण कितना है? ये कितना है? 45 डिग्री है ना, 45 अंश है। शिखर और तल के अवनमन कोण इतने दिए हैं। तो बहुमंजिली भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी बताना है। तो बहुमंजिली यानी इसकी ऊंचाई, बड़े मकान की ऊंचाई बताना हमको, कितनी मान लेंगे? h। और दोनों भवनों के बीच की दूरी कितना मान लेंगे? x मान लेंगे ना, x मान लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग में हम आपको समझाए थे कि अब इसको यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहां मिला देंगे, इसके समांतर रेखा खींच देते हैं, क्षैतिज रेखा खींच देते हैं। ये पॉइंट मान लेंगे हम लोग, सी डी ई मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, ये ई पॉइंट है ना, ई पॉइंट है। तो मैं आपको बताया था कि ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर, ये तीनों क्षैतिज रेखाएं हैं। ये रेखा समांतर है, इनके जो एकांतर कोण होंगे क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी ये कोण 30 अंश है, ये भी कितना होगा? 30 अंश होगा। ये पूरा कोणवा कितना है? 45 अंश। तो ये कोणवा कितना हो जाएगा? ये भी एकांतर कोण है ना, एकांतर, क्योंकि ये समांतर ये है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो वो 45 है, ये भी कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। नहीं, बस इतना काम आपको समझना था ना, समझ में आ फिगर में। वो बहुमंजिला मकान है, ये बहुमंजिला मकान है ए बी, और ये क्या है? छोटा मकान है, इसको बहुमंजिला मकान लिख सकते हैं, बहुमंजिला मकान, मंजिला मकान है ये, मानी बड़ा वाला मकान है वो। तो अब इसमें हमको सॉल्व करना है, एच की वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखो भवन की ऊंचाई ये कितना है? 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये भी कितना हो जाएगा आपका? ये भी हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये लाइन और ये लाइन समांतर है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? समान होगी। समझ में आया? तो क्या करेंगे अब हम लोग? क्या करेंगे पहले? क्या करेंगे? ये जो अब पूरा ये यच है ना, आपको ए ही कितना हो जाएगा? चित्रानुसार ए ई बराबर कितना हो जाएगा? ए ई बराबर एच माइनस 8 हो जाएगा। समझ में आया? h माइनस 8 हो जाएगा। ये इतना पता चल गया। और ऊपर हम लोग यहाँ लिख लेंगे माना। क्या माना? माने क्या क्या है? माने हैं बहुमंजिली मकान की ऊंचाई, बहुमंजिले मकान की ऊंचाई, बहुमंजिली
मकान की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई h है तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है? x है, बीच की दूरी x है। ये सब चीज हम लोग लिख देंगे, दूरी x है। बाकी 2-4 लाइन फिगर के बारे में लिख देंगे। ये इस तरह से आपका हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमको देखो किसका वैल्यू निकालना है, h और x का, h और x का निकालना है ना। तो हमको क्या इक्वेशन चाहिए, क्या समीकरण बनाना पड़ेगा? दो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो 2 ट्रायंगल या 2 समीकरण बनाना है। पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AEC में। अभी जरूरी नहीं है कि आप छोटा लो, नहीं, पहले बड़ा भी ले सकते हो ना। तो चाहे जिसको लेकर आप चलेंगे। तो हम लोग देखते हैं ट्रायंगल AEC में, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, tan 30। देखो ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका x हो जाएगा। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू, देखिए इसके लिए लंब ये होगा ना, AE अपान कितना हो जाएगा, आधार कितना है, x, AE अपान x हो जाएगा। AE का वैल्यू कितना है, AE का वैल्यू है h माइनस 8, ये इक्वल टू हो जाएगा h माइनस 8 अपान x। tan 30 का वैल्यू 1/√3, इतना हो जाएगा ना। चलो इसको मिटा देते हैं। इसको साफ करने पर देखिए, जब साफ कर देते हैं इसको, तब क्या होगा। अब सवाल को लगाते हैं ना। देखो यक्स का मल्टीप्लाई हम लोग किसमें करेंगे, 1 में। तो यक्स का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, s, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। जब √3 का करेंगे h में कितना हो जाएगा, h √3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8 होगा। ठीक, अब ये क्या बना देंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल A B और D में, ट्रायंगल A B D। देखो A B D बड़ा वाला ट्रायंगल। अब ट्रायंगल A B D में, अब ट्रायंगल A B D में क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, h अपान, मैंने पूरा लंबाई ना, लंब कौन हो जाएगा, 45 के लिए लंब पूरा होगा ना, h अपान कितना हो जाएगा, x, h अपान x। tan 45 का वैल्यू कितना होगा, 1, h अपान x, x को इधर ले आएंगे, देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, h। इक्वेशन नंबर 2। अब ये x की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब h का मान समीकरण 1 में रखोगे कितना हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा h√3 माइनस 8√3। h देखो 8 को इधर ले आओगे ना, कितना हो जाएगा, 8√3 इक्वल टू h√3 माइनस कितना हो जाएगा, h। क्या कॉमन होगा, h बचेगा कितना, √3 माइनस 1, यहाँ 8√3, therefore h इक्वल टू हो जाएगा 8√3 अपान √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसका परिवर्तन कर देंगे हम लोग ना, इसको रैशनलाइज करेंगे हम लोग। √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 + 1 अपान √3 + 1। अब ये हो जाएगा 8√3, तो 8√3 ऐसे बाहर रहने दो, 8√3 बचेगा √3 + 1 अपान कितना हो जाएगा, a माइनस b, a प्लस b, तो a² माइनस b², इसका स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। तो आया कितना,
8√3 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 अपान कितना जाएगा 2 4 जा 8। तो x इक्वल टू आ गया आपका 4√3 और √3 प्लस 1 अपान कुछ नहीं ना, इतना आएगा। देखो क्या दिया इसमें, इसमें दिया गया 4√3 प्लस 1, 4√3 प्लस क्या दिया है, चलो ठीक है। देखो बहुमंजिली भवन की ऊंचाई h का वैल्यू लिखा है इसमें 4√3 प्लस 1। कहां से प्रॉब्लम आया, 30 का वैल्यू कितना 1.3 होता है ना, तो h√3 माइनस 8√3 सही है, इक्वेशन 1 सही है। 1045 इक्वल टू हो जाएगा h अपान x, तो x इक्वल टू हो जाएगा h, ये भी सही है। x का मान समीकरण में रख दो, तो ये वहां रखा, ये यहाँ रखा, 8√3 इधर आया, सही है ना। तो बचा कितना h√3 माइनस h का मान लिया, सही तो दिख रहा है। √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, a स्क्वायर माइनस √3 का 3 हो जाएगा माइनस 1, और ये तो रहेगा ही, तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 4√3 3 प्लस 1। इसका अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आएगा, ये 4√3 का करेंगे कितना हो जाएगा 3 और प्लस √3। देखो ये h की वैल्यू आई ना, h की वैल्यू आई, जबकि इसमें क्या दे दिया गया आपको, बहुमंजिली भवन की ऊंचाई दे दिया गया 4, सही है ना, 4 3 प्लस √3, और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी x की वैल्यू जितना h है उतना क्या है x है, समीकरण 2 से ना जी। देखो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से क्या होगा आपका, समीकरण 2 से देखो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना होगा h, तो x बराबर हो जाएगा h का मान वही है 4 3 प्लस √3, इतना मीटर हो गया। यानी ये हो गया दोनों। अब इसका आंसर जब हम लोग लिखेंगे समझ आ रहा है ना, क्या आंसर क्या लिखोगे, आंसर ये लिखेंगे बहुमंजिली भवन की ऊंचाई कितना 4 3 प्लस √3, और फिर लिखोगे दोनों भवनों के बीच की दूरी कितना लिखोगे, इतना लिखोगे ना। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, भाषा में इसको लिख देंगे सही से। ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 6 हुआ। एक एग्जाम्पल और है, उसको भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग क्या लिखा है उसको। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप क्वेश्चन को हल करने की एक क्या मिल जाता है आपको, एक रूल मिल जाता है, एक लाइन आपको मिल जाती है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। एक नदी, देखिए इसका फिगर देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, ये क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, लिखा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी के एक पुल से, देखो जो नदी का पुल होगा वो कहां होगा, ऊंचाई पे कहीं होगा। मान लेते हैं ये पुल है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, पुल पर कोई बिंदु मान लेते हैं क्या है, पी है। नदी का पुल देखो, नदी नीचे बहती है, पुल कहां होता है, ऊपर होता है। तो एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण, नदी के सम्मुख किनारे में तो समझ रहे हो, ये क्या हो रहा है, नदी बह रही है, नहीं ऐसे नदी बह रही है, ऊपर से क्या है, पुल है। ये जो नदी बह रही है इसका एक किनारा इधर होगा, एक किनारा इधर होगा, दो किनारे होंगे ना, तो दो किनारे हैं। तो लिखा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण, नदी के सम्मुख किनारे, मान लीजिए ये नदी है, मान लीजिए आपके मान लीजिए ये नदी है, इस तरह से ये मान लीजिए नदी है, नदी की चौड़ाई है, ये उसके किनारे हैं ए और बी, बात समझ में आ रहा ना। ये क्या है, नदी है, ये नदी है, नदी की ये क्या है, किनारे हैं, एक किनारा इधर एक किनारा उधर। लिखा है
सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश व 45 अंश है। यहां से देखा जा रहा है इन किनारों के अनुमान कोण एक तो 30 अंश है, एक तो क्या है 45 अंश है। तो मान लेते हैं ये 45 अंश है, ये कितना है 30 अंश है। एक 30 अंश है, एक 45 अंश है। यदि पुल किनारों से कितनी ऊंचाई पर हो 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखो ये जो इसकी ऊंचाई लिखा किनारों से जो इसकी ऊंचाई है कितनी है 3 मीटर की है। माने यहां से देखो ऊंचाई कितना होगा 3 मीटर, यहां से भी 3 मीटर, बीच में भी कितना होगा 3 मीटर। ये 3 मीटर की ऊंचाई है बीच में। ये बिंदु मान लेते हैं डी है, डी है इस तरह से ना, डी है। तो नदी की चौड़ाई क्या करना है, नदी की चौड़ाई आपको बताना है। तो मान लेते हैं, माना नदी की चौड़ाई कितनी है x, माना नदी की चौड़ाई x है, कि चौड़ाई x मीटर है। माना नदी की चौड़ाई x मीटर है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो हाई कोण 30 अंश का है, हाई कितना होगा 30, क्यों एकांतर कोण है ये 30 अंश, ये भी होगा। ये 45 है, कितना हो जाएगा 45 अंश आपका हो जाएगा ना, 45 अंश ये हो जाएगा आपका। आपको निकालना क्या है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है आपको। नदी की चौड़ाई यही x का वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड करना है ना, बताना है। चलो ठीक है, ये पूरी चौड़ाई कितनी है x है, x है, ये चौड़ाई x है, नदी की चौड़ाई x है। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्या करें इसमें, देखिए एक चीज और मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं कितना y, इसको y मान लेते हैं हम लोग, ये y मान लेते हैं। यानी AD बराबर मान लेते हैं, माना AD बराबर कितना है AD, माना AD बराबर कितना है AD है, ये D है ना, माना AD बराबर कितना है y, ये वाली दूरी y मान लिया, ये वाली दूरी कितनी होगी, पूरा x था, तो ये हो जाएगा कितना x माइनस y, कौन सी दूरी db, इसलिए db बराबर कितना हो जाएगा x माइनस y। हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है x का वैल्यू फाइंड करना हमको। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं ट्रायंगल PDA, त्रिभुज PDA में, त्रिभुज PDA में क्या हो जाएगा, त्रिभुज PDA में लंब और आधार आना चाहिए। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा लंब 3 बटे आधार कितना हो जाएगा tan 30 और लंब अपान आधार कितना y। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 3/y, y का इधर इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। इक्वेशन 1, y की वैल्यू आपको मिल गई। अब वो अलग ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल PDB में। अब ट्रायंगल PDB में इस दूरी में क्या हो जाएगा PDB में, PDB में क्या हो जाएगा tan 45 इक्वल टू हो जाएगा tan 45 इक्वल टू लंब यानी 3 अपान आधार आपका ये होगा db का वैल्यू कितना है x माइनस y, आधार ये होगा x माइनस y। tan 45 का वैल्यू कितना होगा 1, 3 अपान x माइनस y, इसका हम मल्टीप्लाई कर दो x माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 3। तो y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे रख देंगे यहाँ पे, समीकरण 2 ये हो जाएगा। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 1 से हम लोग x की वैल्यू ला करके इसमें रख y की वैल्यू रख देंगे, x माइनस 3√3 इक्वल टू हो जाएगा 3। देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, ये आपका इधर जाएगा तो 3 प्लस 3√3, क्या कॉमन होगा 3, बचेगा कितना 1 प्लस √3, यानी x की वैल्यू आपके इतना मीटर आया। देखो अगर 3 का मान दिया है क्या, नहीं दिया, तो ये आपका नदी की चौड़ाई निकल जाएगा ना। आंसर लिखोगे नदी की चौड़ाई कितना हो जाएगा 3, 1 प्लस √3।
चलिए ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में क्या हो गया, एग्जाम्पल आपका खत्म हुआ, नहीं एग्जाम्पल खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, 9.1 को सॉल्व करेंगे। और तब तक क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को आप 2 बार 3 बार रिवाइज करें, और चीजें क्या आपके समझ में आ रही है, क्या समझ में आपके नहीं आ रही है, उन चीजों को क्या करो, आप कमेंट में बताओ कि कैसे, कौन सी चीज आपको समझ में आई, कौन सी चीज आपके समझ में नहीं आई। उन चीजों को आप कमेंट में लिखें। जब कमेंट में आप लिखेंगे बातों को, तो उन चीजों को और अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।